हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। आज का हमारा टॉपिक है जीव मंडल, बायोस्फीयर। इससे पहले हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किया है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उसका पूरा टॉपिक करवाया हुआ है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और एक और टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, बायोडाइवर्सिटी का। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट और वन लाइनर फैक्ट्स थे वो सारा उसमें कवर किया हुआ है। आज हम लोग जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर के बारे में जानेंगे। क्या होता है जीव मंडल, चलिए शुरू करते हैं। जीव मंडल पृथ्वी के समस्त जीव का वह पर्यावरण जिनमें इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है वो मिलकर जीव मंडल कहलाता है। कहने का मतलब पृथ्वी का कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीव रहते हैं तो वो सब मिल करके एक जीव मंडल का निर्माण करते हैं। तो इसके घटक में जो है वो आ जाता है स्थल मंडल यानी लिथोस्फियर। इसमें आ जाता है भूमि, मिट्टी, चट्टान, ईटीसी। और जल मंडल हाइड्रोस्फियर, इसमें जल आधारित जीवन आता है, जो जलीय जीव होते हैं उन लोगों के लिए। और वायुमंडल जो इन जीवों को सांस लेने हेतु वायु प्रदान करता है और सूर्य की हानिकारक विकिरण से रक्षा करने का काम करता है। तो मैंने जैसा बताया कि पृथ्वी, जहाँ जहाँ पृथ्वी पर जीवन मिलता है, चाहे ज़मीन हो, पानी हो, हवा हो, पूरे हिस्से को जीव मंडल कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर इंसान, जानवर, पेड़ पौधा, मछली, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा रहता है। ये सब जहाँ रहते हैं उसे मिलाकर जो पूरा एक सिस्टम बनता है, उसी सिस्टम को हम लोग जीव मंडल कहते हैं। बहुत ही आसान सा लाइन है, आप समझ सकते हैं। जीव मंडल की विशेषताएं क्या है? पहला है जीवन विविधता। जानते हैं हमारे पृथ्वी पर सरल सूक्ष्मजीव से लेकर के जटिल मल्टी सेलुलर संरचना वाले जीव पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसको माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। वो अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्मजीव और जटिल मल्टी सेलुलर संरचना वाले जीव भी पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, स्तनपायी हो गया। ये सब एक जटिल मल्टी सेलुलर संरचना वाले जीव हैं। तो छोटे जीव से लेकर और जटिल जीवों का पाया जाना, जटिल संरचना वाले जीवों का पाया जाना, यही है जीवन विविधता। दूसरा है अन्योन्याश्रिता, मतलब एक दूसरे पर आधार, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। जीव पर्यावरण के बीच पोषक तत्वों और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। आप जानते हैं कि घास या फिर पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे अपना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य के थ्रू, सूर्य के लाइट में, सन के लाइट में वो अपना भोजन बनाते हैं। फिर उस घास फूस को जो पेड़ पौधे होते हैं उसको शाकाहारी जीव खाते हैं। फिर उस शाकाहारी जीव पर कौन डिपेंड है? मांसाहारी जीव उसको खाते हैं। इस तरह से ऊर्जा का आदान प्रदान जो है पोषक तत्वों के बीच में होता रहता है। और हमारा जो जीव मंडल है वो एक लचीला तंत्र है। कहने का मतलब अत्यंत दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमा रहता है, आर्कटिक, रेगिस्तान, समुद्र की खाइयों तक जीवन का अस्तित्व है। मतलब जो दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र है वहाँ भी आपको कोई ना कोई जीव, सूक्ष्म जीव मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यही है लचीला तंत्र, कहने का मतलब। अगला है बंध प्रणाली। बंध प्रणाली नहीं होगा यहाँ पर, बंध प्रणाली होगा। देखिए, द्रव्यमान जो होता है वो बंद प्रणाली होता है, जबकि ऊर्जा खुला प्रणाली होता है। कैसे होता है वो हम समझेंगे। पारिस्थितिकी संतुलन, प्राकृतिक चक्रों के माध्यम से अस्थायित्व सुनिश्चित। अब ये प्राकृतिक चक्र कहने का मतलब है कि जैसे पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एक तरह से एक साइकिल चल रहा है। जैसे समुद्र का पानी या भाप, नदी का पानी जो है भाप बनता है, वेपर बन के वायुमंडल में जाता है, बादल बन जाता है, फिर वो संघनन होकर उसका फिर वो वर्षा करवाती है, फिर वो पानी नीचे आता है। तो फिर ये भी एक साइकिल चलता रहता है। तो इस तरह से पारिस्थितिक संतुलन जो है बना रहता है। अब द्रव्यमान बंद प्रणाली कैसे है? तो देखिए, द्रव्यमान होता क्या है? हवा, पानी, जानवर, इंसान, मिट्टी, ये सब मिलकर द्रव्यमान बनते हैं। इन्हीं को द्रव्यमान बोलते हैं। और बंद प्रणाली में कोई भी पदार्थ, बंद प्रणाली कहने का मतलब है कि कोई भी पदार्थ ना तो अंदर से बाहर जाएगा ना ही बाहर से अंदर आएगा, सब अंदर ही घूमता रहता है। जैसे पानी जो कि एक द्रव्यमान है, पानी से बना वाष्प, वाष्प से बादल, बादल से फिर वर्षा, और वर्षा
पानी आ गया फिर ज़मीन पे। तो यह जो है एक तरह से एक साइकिल के रूप में चल रहा है, एक अंदर ही अंदर घूम रहा है। जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इंसान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ऊर्जा खुला प्रणाली है कैसे? देखिए ऊर्जा होता क्या है, तो सूर्य की रोशनी हो गई, गर्मी या फिर बिजली, हवा का जो ताकत होता है, जानते हैं हवा की ताकत से क्या बनाते हैं, बिजली भी बना लेते हैं टरबाइन से, विंड टरबाइन से। और हमारे शरीर की ताकत, यही सब तो ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा अंदर से बाहर तथा बाहर से अंदर आ सकता है। जैसे कि सूर्य का जो गर्मी है वो पृथ्वी तक आता है और वापस जो है पृथ्वी जो है भौमिक विकिरण उसको बोलते हैं, वो गर्मी जो है इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में वापस अंतरिक्ष में भी वो चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस लाइन को याद रखेंगे कि द्रव्यमान जो होता है वो बंद प्रणाली होता है, जबकि ऊर्जा जो होता है वो खुला प्रणाली होता है। अगला है जीव मंडल का स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर। व्यक्ति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म। तो इसमें एक एक जीव की बात होगी, जैसे एक गाय, एक मनुष्य, एक मछली, इस तरह से। तो वह पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए होगा या फिर एक एनिमल के लिए होगा। उसके बाद और बहुत सारे मानव अगर एक साथ मिल गए तो वो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। कोई एक ही होना चाहिए उसमें, दूसरा कोई प्रजाति नहीं होना चाहिए। दूसरा कोई प्रजाति अगर मिल गया उसमें, जैसे बहुत सारे मनुष्य हैं, एक मनुष्य है तो वो व्यक्ति होगा, ऑर्गेनिज्म होगा। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हो गए तो वो पॉपुलेशन होगा। बस शर्त यही है पॉपुलेशन कहने के लिए कि व्यक्ति ही होना चाहिए। अगर व्यक्ति के अलावा बहुत सारे उसमें कोई अन्य समुद्र प्रजाति के भी आ गए, जैसे बहुत सारी गाय आ गई या फिर मछली आ गए, उसको इंक्लूड कर लिए, तो वो हो जाएगा कम्युनिटी, यानी कि समुदाय, अलग अलग प्रजाति के जीव एक साथ। ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। इसमें क्या होगा, जीव और साथ में जब उनका वातावरण जो है जिनमें वो रहते हैं उसको इंक्लूड कर लेते हैं, तब हमारा बन जाता है इकोसिस्टम। जैसे तालाब में मछलियाँ रहती है, खेत में बहुत सारे वर्म्स रहते हैं, जंगल जानवर रहते हैं उसमें, ये हो गया। जैव क्षेत्र यानी बायोम क्या है, तो बहुत बड़े इलाके जिनमें एक समान मौसम और जीवन रहता है। जैसे रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, जंगल हो गया, बर्फीला इलाका हो गया, हमेशा ठंड रहता है वहाँ पे। और सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो गया, ये जीव मंडल, बायोस्फीयर, पृथ्वी का पूरा हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन संभव हो, इसमें इकोसिस्टम और बायोम दोनों इंक्लूड कर देते हैं, तब बन जाता है जीव मंडल, जिसको हम लोग आगे भी शुरुआत में ही समझ चुके हैं। अब मेनली हमारा यहाँ पर स्टैटिक वाला टॉपिक या फिर जो फैक्चुअल टॉपिक होता है वो शुरू होने वाला है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसका उद्देश्य क्या होता है, जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी होता है, जो हम लोगों ने देखा है पिछले टॉपिक में, एवं पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवों की विविधता इत्यादि का दीर्घकालीन संरक्षण प्रदान करना ही इसका काम होता है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य होता है। भारत में जो पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था उसका नाम था नीलगिरी, और उसको स्थापित कब किया गया, 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, 1986 में भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को बनाया गया था। देखिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के 3 भाग होते हैं। इसमें जो सबसे सेंटर वाला एरिया होता है उसको कहते हैं हम लोग कोर जोन। उसके बाद वाला जो ये पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं बफर जोन, और सबसे आउटर लेयर जो है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। अब ये है क्या, तो जहाँ भी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए उसमें 3 एरियाज़ को डिफाइन किया गया है। जो कोर जोन है वहाँ पर किसी भी इंसान या किसी भी बाह्य गतिविधि पर बैन लगा रहता है, वहाँ पर कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकती, वो पूरी तरह से उन लोगों के लिए प्रिवेसी होता है वहाँ पर, जानवरों के लिए। बफर जोन में शोध कार्य होता है, पर्यावरणीय शिक्षा का कार्य होता है, वहाँ पर मनोरंजन का कार्य भी किया जाता है बफर जोन में छूट के साथ। ट्रांजिशन जोन में जाएंगे तो वहाँ पर इंसान रह सकता है, खेती बाड़ी कर सकता है, रोजगार चला सकता है, पर उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, तो उस नियम के अंदर ही रह के वहाँ पर इंसान ये सब काम कर सकता है। भारत में अभी टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है।
इसमें से 18 में से 12 को यूनेस्को के MAB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया है। जो सबसे लेटेस्ट को यूनेस्को ने शामिल किया है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि MP में पड़ता है। 2020 में इसको यूनेस्को के MAB में शामिल किया गया। और पहला कौन था? तो पहला नीलगिरी था। नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी नीलगिरी ही है, जिसको 1986 में स्थापित किया गया था। केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है, जो आगे हम लोग देखेंगे फैक्ट्स में। तो भारत का जो है पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को के MAB में शामिल हुआ है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हुआ है, वो नीलगिरी है। और सबसे लेटेस्ट में कौन सा शामिल हुआ है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे 12 कौन कौन से शामिल हैं यूनेस्को के MAB नेटवर्क में, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम नेटवर्क में। तो इसमें जो पहला है वो है हमारा नीलगिरी। नीलगिरी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पड़ता है। ये जो ईस्वी दिया है यहाँ पर, इसको पूरा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जो पहला जो था नीलगिरी, जिसको 2000 ईस्वी में यूनेस्को के मैप में शामिल किया गया था, और सबसे लेटेस्ट में जो पन्ना है जिसको 2020 में शामिल किया गया था, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। पहला वाला को तो रखना ही रखना है। उसके अलावा किसी का भी जो ईयर दिया है उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना ध्यान में रखेंगे कौन कौन सा शामिल है और उसका क्षेत्र कौन सा है। तो नीलगिरी पड़ता है आपको केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में पड़ता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। सुंदरवन जानते हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और नंदा देवी उत्तराखंड में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। अचानकमर अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों में पड़ता है। ग्रेट निकोबार नाम से ये स्पष्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगस्त्य मलाई जो है ये तमिलनाडु में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, इसको 2020 में शामिल किया गया है। अगस्त्य मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये पश्चिमी घाट में है, और यह 2 राज्यों में पड़ता है, केरल और तमिलनाडु में यह आता है। इसमें जो खास बात है, इसमें 3 वन्यजीव अभयारण्य भी हैं, और उसका नाम है सेंदुरनी, पिप्पारा नैयारा, कलाकड मंदुनथुरई बाघ आरक्षित क्षेत्र। ये तीनों इसी के अंतर्गत आता है। अगला यहाँ पर मैप के थ्रू दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है वो है डिब्रू सैखोवा, असम में। और भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है ये मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, ये सबसे बड़ा है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी है। और सबसे छोटा कौन सा है? डिब्रू सैखोवा, असम में। इसके अलावा भारत का जो सबसे उत्तरतम यानी कि सबसे उत्तरी भाग में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है शीत मरुस्थल, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शीत मरुस्थल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा हाँ, भारत का सबसे दक्षिणी जैवमंडलीय क्षेत्र कौन सा है? ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें मैप में आगे हम लोग देखते हैं, इसका सब एक डाटा बना के लिखा हुआ है। यहाँ पर टोटल जितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं सबके बारे में इसमें लिखा हुआ है। जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का वो है नीलगिरी, 1986 में स्थापना किया गया। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका 3 राज्यों में नीलगिरी है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नोकरेक मेघालय में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। मानस असम में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, जो कि क्या था? भारत का सबसे दक्षिणी। ग्रेट निकोबार क्या था? भारत का सबसे दक्षिणतम बायोस्फीयर रिजर्व। और भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। और सबसे छोटा कौन था? डिब्रू सैखोवा, असम में। उसके बाद ग्रेट निकोबार हमने देख लिया, अंडमान निकोबार में। सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। डिब्रू सैखोवा असम में, ये सबसे छोटा है बायोस्फीयर रिजर्व। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दिबांग कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। और कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। अगस्त्य मलाई तमिलनाडु और केरल में है। अचानकमर अमरकंटक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक की पहाड़ी भी है मध्य प्रदेश में। कच्छ का रण जो है ये गुजरात में पड़ता है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में।
कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में, इससे क्वेश्चन आया है। और शेषाचलम पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम। और पन्ना जो कि लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको कि यूनेस्को के MAB में शामिल किया गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, और सबसे छोटा है डिब्रू सैखोवा, ये असम में पड़ता है और ये तमिलनाडु में पड़ता है। आगे चलते हैं। अब आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा इतना ही था ये टॉपिक, इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कुछ कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि जैव मंडल जो है शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जैव मंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडवर्ड सुएस नामक वैज्ञानिक ने किया था। एडवर्ड सुएस, सॉरी आई कैन राइट यू, एडवर्ड सुएस। एडवर्ड सुएस ने, मैं फिंगर से ही लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप पढ़ लेना इसको। एडवर्ड सुएस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जैव मंडल शब्द का प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए एक फैक्ट और बताता हूँ आपको। एक इंजेक्शन आता है डाइक्लोफिनेक सोडियम। क्या होता था एक टाइम में कि पशु जब बीमार पड़ते थे, मवेशी जो लोग पालते हैं, तो उसके बीमार पड़ने पर तो दर्द निवारक ये है एक एंटी एनाल्जेसिक इंजेक्शन होता है। ये दर्द जो एक होता है एंटीपायरेटिक और एक होता है एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक इट मीन्स दैट फॉर फीवर, जब फीवर होता है उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक। एंड एनाल्जेसिक मीन्स होता है दर्द को कम करने वाला। तो उसके दर्द को कम करने के लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम का इंजेक्शन का यूज़ किया जाता था पशुओं में। और जब वो पशु मर जाते थे तो उसको कहीं भी वो लोग जाके फेंक देते थे, और उसको खाता था गिद्ध। गिद्ध खा खा के बीमार पड़ता था और 30 दिन के अंदर गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी। और यही डाइक्लोफिनेक सोडियम जो इंजेक्शन है वही गिद्धों के विलुप्त होने का कारण बना है। डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के कारण। ओके, एक पौधा है जूली फ्लोरा, आई थिंक पूरा नाम है प्रोसोपिस जूली फ्लोरा। इसको बिलायती बबूल भी कहते हैं। जूली फ्लोरा, जूली फ्लोरा, इसको बिलायती बबूल भी कहते हैं। ये पेड़ जहाँ पे उगता है वहाँ आसपास में जो वातावरण में नमी होता है उसको पूरा समाप्त कर देता है, और दूसरे पौधे जो वहाँ पे अगल बगल में रहते हैं उसके भी ग्रोथ को ये इफ़ेक्ट करता है। तो इसके बारे में भी फैक्ट आप याद रखेंगे। ये फैक्ट चेक था। तो चलिए ख़त्म करते हैं इसको। आप अच्छे से वीडियो देखिए, 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, बाय।